नमस्कार, मैं हूं नवीन चौधरी और आप देख रहे हैं एग्जाम नगर। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट परीक्षा के लिए अपनी पूर्ण सहमति जाहिर कर दी है और घोषणा भी की है कि 2 सितंबर को रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब वो आयोजित की जाएगी या नहीं की जाएगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो विद्यार्थी इस शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं, अब आवश्यकता है कि वो इसकी तैयारी में पूर्णतः जुट जाए, क्योंकि ये जो मामला है, ये जो रीट की जो भर्ती का जो मामला है, ये पहले से ही जो है विवादों में रहा है। क्योंकि जब पहले ये फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम कराए जाने की बात थी तो उससे गवर्नमेंट ने 2 बार पोस्टपोन कर दिया था। उसके बाद कुछ जो है छात्राएं ये दौसा में और इधर ये जो इलाका है करौली धौलपुर का, इधर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया और टंकी पे चढ़ गई थी कई छात्राएं, और लास्ट में मुख्यमंत्री तक ये मामला पहुंचा और लास्ट में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने साथ डिक्लेयर किया कि ये तो भर्ती हम अभी जिस शेड्यूल के साथ हो रही उसी शेड्यूल के साथ करवाएंगे और वो एग्जाम उसका करवाया भी। लेकिन उन्होंने नेक्स्ट बोला कि फर्स्ट ग्रेड की, सेकेंड ग्रेड की और रीट की परीक्षा जो है वो हम इसके बाद आयोजित करवाएंगे, और उसकी तारीख जो है उन्होंने 2 अगस्त दी थी, जो कोविड-19 के चलते नहीं हो पाई। अब उन्होंने 2 सितंबर का समय जो है वो इसके लिए दे दिया है। तो अब उसका और इसका डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि ये जो रीट की जो घोषणा है ये कहीं ना कहीं उसी भर्ती और उसी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है जारी की गई है। तो यहां शिक्षा मंत्री और राज्य सरकार इस मामले में अपनी फजीत नहीं करवाना चाहते, वो इस मामले में इस भर्ती को अपने कहे कथन के अनुसार करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक स्टेट का मिनिस्टर और वो भी एजुकेशन का मिनिस्टर, और वो खड़ा होकर के ये बात कहे कि इस तारीख को मैं भर्ती परीक्षा हर हाल में आयोजित करा दूंगा, तो आप समझ सकते हैं इसके पीछे की उसकी दृढ़ निश्चयता वो किस प्रकार की है। क्योंकि कोई भी मंत्री नहीं चाहता कि उसकी बात जो है वो कटे और स्टेट में कटे, जिससे वहां जो स्टेट के जो लोग हैं, क्योंकि इसका आने वाले समय में चुनाव पे डायरेक्ट असर पड़ता है ऐसी इस प्रकार की घोषणाओं का जब पूर्ण नहीं होती है। और ये शिक्षक भर्ती तो एक ऐसा मामला है जो रोजगार से संबंधित है और ये युवा वर्ग है, आने वाले भविष्य की पीढ़ी है, इसलिए इसका डायरेक्ट संपर्क जो है, क्योंकि शिक्षित पीढ़ी होने के कारण इसका संपर्क चुनाव से बहुत अधिक है, क्योंकि ये वो लोग हैं ये वो शिक्षित लोग हैं जो आने वाले समय में मतलब चुनावों को, वोटों का ध्रुवीकरण ये किसी भी तरीके से अपने हिसाब से कर सकते हैं। खैर ये तो चुनाव की बातें हैं, हम बात कर रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा की। अब रीट का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, रीट की जो परीक्षा है, सेंट्रल में सीटेट की जो परीक्षा है या अन्य जो अलग अलग स्टेट में जो टेट होती है, इसमें इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें मूलतः जो सबसे मेन जो चीज है वो है आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, यानी कि शिक्षण विज्ञान। तो हम सबसे पहले एक बार तो समझें कि ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, और उसके बाद हम उसे बिंदुवार प्रत्येक जो चैप्टर है उस चैप्टर के अनुसार हम चलेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान। तो देखिए मैं ये लिख रहा हूं कि शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए भैया, शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए मेरे जो शिक्षण विधि है उसमें मेरा एक डायरेक्ट सा मेथड है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि आपको जो भी कुछ मिलता है उसका उसी समय पे उसको तोड़ दीजिए, उसका ऑपरेशन कर दीजिए। आप किसी भी वर्ड का ऑपरेशन कर दीजिए, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इसका जो मूल आधार है वो कहीं ना कहीं क्या है, विज्ञान। और विज्ञान होने के कारण विज्ञान हमेशा ये कहता है कि आप किसी भी चीज को जब आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात को याद रखना है कि ये जो आपका शिक्षा जो मनोविज्ञान है, इसमें सबसे ज्यादा रोल जिस चीज का है वो है विज्ञान का। इसके नाम से स्पष्ट है, नाम से झलक रहा है। तो इसलिए इसके अंदर जो भी बात होगी सारी की सारी कॉन्सेप्ट की बात होगी। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में 100% रखना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग से नहीं निकालना है। यानी कॉन्सेप्ट के अलावा इधर उधर की बातें अपने को नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे। और कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए आपको हमेशा, देखिए आपकी पढ़ने की जो विधि है वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक वर्ड को जो आपको मिलता है उसका ऑपरेशन कर दीजिए, उसे तोड़ दीजिए। जब उसका ऑपरेशन करेंगे और उसे तोड़ देंगे, उसके बाद जो वर्ड निकलेंगे वो वर्ड अपने आप में सारी सारी कहानी ब्याह करेंगे। जैसे हम इसे पढ़ते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए मैं आपको बताऊं, शिक्षा मनोविज्ञान में आपके सामने उसने 2 शब्द रखे हैं, ठीक है।
दो शब्द कौन कौन से रखे? एक तो उसने रखा है शिक्षा, उसने क्या शब्द रखा है? शिक्षा। और दूसरा उसने रखा है मनोविज्ञान, दूसरा उसने रखा है मनोविज्ञान। देखिए, अब मनोविज्ञान की बात बाद में करूंगा, पहले शिक्षा की बात देखिए, आखिर ये शिक्षा क्या है, इस बात को समझिए। देखिए, शिक्षा क्या है, मतलब आप शिक्षा को दो चीजों में डिवाइड करिए, दो चीजों में। एक तो उस पहलू पर नजर डालिए कि जो शिक्षा ग्रहण किया हुआ नहीं है, और एक उस पर नजर डालिए जो शिक्षा ग्रहण किया हुआ। यानी इससे पहले हम दो बिंदुओं पे बात करें, एक तो हम बात करें कि जो आदमी शिक्षित है, और एक हम उसकी बात कर ले जो शिक्षित नहीं है, यानी कि अशिक्षित। देखिए, हम दो चीज की बात करते हैं। ये जो दोनों शब्द हैं, दोनों, इन दोनों शब्दों में एक माइनर से डिफरेंट है, और वो माइनर से डिफरेंट ये है कि इस व्यक्ति के पास क्या है? शिक्षा, और इस व्यक्ति के पास क्या नहीं है? शिक्षा नहीं है। यानी कि अब जिस व्यक्ति के पास में शिक्षा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो किस तरीके की बातें करेगा। यानी कि उस व्यक्ति का जो बोलचाल करने का जो तरीका है, उस व्यक्ति का जो किसी भी आदमी के साथ कन्विंस करने का जो तरीका है, उस आदमी के जो काम करने का जो तरीका है, काम करने का जो ढंग है, उस आदमी का जो वो दैनिक जो क्रियाक्रम जिस तरीके से करता है, आप समझ सकते हैं कि वो शिक्षित व्यक्ति और अशिक्षित व्यक्ति में इसके क्रियाकलापों में दिन रात का फर्क होता है। और उसमें इन क्रियाकलापों में सुधार कब आएगा? जब वो क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा। इसका मतलब डायरेक्ट सी बात है कि शिक्षा शब्द है वो एक बात समझाता है कि ये इस आदमी के व्यवहार में कुछ ना कुछ नया अर्जित करने के लिए ये जो है, ये शिक्षा जो शब्द है, ये उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ अर्जित करने के लिए है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं क्या समझा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अशिक्षित व्यक्ति जो है, यानी कोई भी व्यक्ति, आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति है, और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ ना कुछ अर्जित करना है। देखिए, मैं लिखूं कि इस व्यक्ति का व्यवहार है, देखिए इसका व्यवहार है कि ये ठीक से काम नहीं करता है, इसका ये व्यवहार है कि ये ठीक से किसी से बात नहीं करता है, इसका ये व्यवहार है कि दैनिक क्रियाक्रम ये उचित समय पे करता नहीं है, इसका व्यवहार है कि अपने कार्य के प्रति लापरवाह है, इसका व्यवहार है ये किसी भी आदमी के साथ ऐसे ही बात कर लेता है, इसका व्यवहार है ये किसी का सम्मान नहीं करता है। क्यों है इस तरीके का व्यवहार? क्योंकि ये शिक्षित नहीं है। और अब इसका जो व्यवहार है, इस व्यवहार में हमें क्या लाना है? परिवर्तन। अब इसके व्यवहार में जैसे ही परिवर्तन लाएंगे तो जिस चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो क्या होगी? शिक्षा। क्या होगी? शिक्षा। तो एक डायरेक्ट सी बात है यहां पे। डायरेक्ट सी बात क्या है कि अगर आपको किसी व्यक्ति को, ये कोई बालक है, इस बालक की अगर आपको इसको क्या करना है? शिक्षित करना है, इसको आपको शिक्षा देनी है, तो उसका दूसरा पहलू यह भी कहता है कि जब आप उसको शिक्षा देंगे तो इसका मतलब उस व्यक्ति के व्यवहार में हमने कुछ ना कुछ क्या कर दिया है? अर्जित कर दिया है, या हमने उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या कर दिया है? उसको मार्जिन कर दिया है, उप मार्जिन कर दिया है, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ दिया है। तो हम यहां बोलेंगे कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अर्जित करना, ये तो क्या है? शिक्षा। ये तो क्या है? शिक्षा। डायरेक्ट सी बातों में हम कहें कि साहब उसके व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल साधारण सी वही बात है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं, लेकिन बात वही है, इसको समझेंगे तो वही बात है, क्योंकि यहां उसने कुछ से कुछ अर्जित किया है, और अगर उसने कुछ न कुछ अर्जित किया है और उस अर्जित करने से उसके व्यवहार में चेंजमेंट आया, तो हम बोलेंगे उसने शिक्षा प्राप्त कर ली है, यानी उस बालक ने शिक्षा प्राप्त कर ली। यहां उस व्यक्ति के व्यवहार में कुछ न कुछ अर्जित हुआ है। इस बात को आपको समझ लेना है। अब दूसरी बात है मनोविज्ञान। भाई मनोविज्ञान तो खुद ही कहता है, ये तो दो शब्दों में खुद ही बटा हुआ है, तो पहले इसको दो शब्दों में डिवाइड कीजिए। हम तो कहते हैं ना ऑपरेशन कीजिए, भाई सीधी सी बात है। देखिए यहां से तोड़ दीजिए, जब यहां से तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा कि मन और प्लस में हो गया है विज्ञान। देखिए तो दो बातें हमारे सामने निकल कर के आई हैं, एक निकल के आया मन और एक निकल के आया विज्ञान। ठीक है, हम इसको समझना चाहते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान आखिर क्या है, इस बात को समझना चाहते हैं। तो यहां उसने कहा कि साहब दो शब्द हैं, एक है मन और दूसरा है विज्ञान। आपका विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही क्या कहते हैं? विज्ञान। यानी कि ये जो आपका विज्ञान है, ये क्रमबद्ध अध्ययन की बात करता है। पहली बात तो ये है
कि ये आपका जो विज्ञान है ये क्रमबद्ध अध्ययन की बात करता है। उसके बाद ये कहता है कि क्रमबद्ध अध्ययन करने के पश्चात उसका विश्लेषण करना है। क्या करना है? विश्लेषण करना है। तो ठीक है, हम इसका विश्लेषण करेंगे और ये कहता है उसका जब विश्लेषण करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपको किसकी प्राप्ति होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी आपको कुछ न कुछ क्या होगा? अर्जित होगा। और यही अर्जित क्या है? शिक्षा है। यही क्या है? विज्ञान है। ठीक है, यह बात इसने समझाई। लेकिन बात यह है कि विज्ञान के साथ मनो शब्द क्यों जोड़ा गया, यानी मन प्लस विज्ञान दो शब्दों को क्यों जोड़ा गया, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए समझते हैं। अब देखो, ये कहता है कि प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त विश्लेषण को विज्ञान कहते हैं, या उससे प्राप्त जो विश्लेषण है, प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन का जो विश्लेषण है उससे प्राप्त जो ज्ञान है उसी ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ये बात विज्ञान कहता है। इसका मतलब हम यहाँ कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं। और ज्ञान किसका? हमने यहां बोला प्रकृति का। और प्रकृति में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? मनुष्य। यानी कि मनुष्य जो प्रारंभ में क्या था? बालक। मनुष्य जो जिसकी फर्स्ट स्टेज है वो क्या है? वो बालक है, वो शिशु है। उसके बाद वो जिज्ञासु होता है, वो पढ़ना प्रारंभ करता है, उसके बाद वो शिक्षा ग्रहण करता है। अब देखिए, तो यहां पे ये प्रकृति में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वो एक बालक है या कोई मनुष्य है, उसके व्यवहारगत परिवर्तन की बात हम कर रहे हैं, व्यवहारगत जो है उसके ज्ञानार्जन की बात हम कर रहे हैं। ये कहता है कि उसके मन में, यानी वो जो विद्यार्थी है, वो जो बालक है, उस बालक के मन में किस तरीके के ख्याल आते हैं, किस तरीके की बातें वो करता है, किस तरीके का वो व्यवहार करता है, उसके मन में क्या कुछ चल रहा है, वो इस रंग बिरंगी जो हमारी जो प्रकृति है, जो रंग बिरंगी जो दुनिया है, उस दुनिया को वो किस तरीके से देखता है, किस तरीके से उसमें वो कार्य करता है, कैसा वो अपने आप को महसूस करता है, कैसा उसको अपने चारों तरफ का एटमॉस्फेयर, अपने चारों तरफ का वातावरण वो कैसा महसूस करता है, वो आगे भविष्य में, अपने भविष्य में क्या उसका कहाँ उसका इंटरेस्ट है, क्या वो चाहता है, क्या वो बनना चाहता है, क्या उसकी रुचि है। ये इस तरीके के जो तमाम प्रकार के जो सवाल हैं, इन तमाम प्रकार के सवालों को जानकर जो उस बच्चे के मन में है, उनको जानकर, उनका क्रमबद्ध अध्ययन करके, उसका विश्लेषण निकाल करके, और उसके बाद एक रिजल्ट निकालना है, और उसमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। और वो ज्ञान की प्राप्ति ये होगी कि ये बालक क्या चाहता है, इस बालक के मन में क्या ख्याल है, ये क्या करना चाहता है। और फिर उसका अध्यापक उसका रिजल्ट निकाले, जो डॉक्टर है वो उसका रिजल्ट निकाले, यानी कि उसका जो शिक्षक है, जिसको भी उस बालक के मन का विश्लेषण करना है, वो डॉक्टर अथवा वो जो अध्यापक होता है, वो जो शिक्षक होता है, उसमें माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बंधु कुछ भी हो सकते हैं, जो उसको इस समय ज्ञानार्जन करवाना चाहते हैं। ये सभी, उनमें से वो सब लोग उसका विश्लेषण निकाल के और ज्ञान की प्राप्ति, यानी वो ज्ञान जो बच्चा क्या चाहता है, उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में ये पता लगे कि अब इस बच्चे को किस प्रकार की शिक्षा देनी है। यही शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मूलभूत आधार है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने समझाया है आखिर शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या पड़ी। तो आप अब इस बात से, इस एग्जाम्पल से, पूरे सिस्टम से समझ गए हैं कि यह आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले समय में शिक्षा का प्रारूप यह था कि किसी भी बच्चे से, किसी बालक से उसकी रुचियां कभी नहीं पूछी जाती थी। उसे यह नहीं पूछा जाता था आप क्या करना चाहते हैं, वो बालक का इंटरेस्ट किसमें है, वो क्या करना चाहता है, वो रोज क्या करता है, उसकी क्या प्रकृति है, वो क्या सोचता है, इस रंग बिरंगी दुनिया के बारे में वो क्या सोचता है। यानी तमाम प्रकार के जो सवाल हैं ये सब नजरअंदाज किए जाते थे। वहां सिर्फ शिक्षक आधारित शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता था कि जहां पे पूर्णतः शिक्षक की ही चलती है और विद्यार्थी वहां सिर्फ और सिर्फ मूक श्रोता होता है, यही बात वहां सुनी जाती थी। लेकिन अब शिक्षा मनोविज्ञान का जब प्रादुर्भाव हुआ, जब शिक्षा मनोविज्ञान आया और इसने अच्छी तरीके से, शिक्षा मनोविज्ञान ने जब शिक्षा के अंदर अपना पूर्णतः प्रवेश किया, ये पूर्णतः उसके अंदर गया, तो जाने के बाद में शिक्षा के अंदर मूलभूत परिवर्तन आए। और वो मूलभूत परिवर्तन का सबसे मेन आधार यही था कि वहां वो ये जानना चाहता है कि वो जो बालक है वो क्या करना चाहता है, यानी कि बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन इज इंटरेस्ट, यानी उस बालक के इंटरेस्ट के आधार पर ही उसको शिक्षा दी जाए। यही शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे मूलभूत आधार है और यही इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब ये बातें तो हमने करी हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान का आधार क्या है, क्यों शिक्षा मनोविज्ञान को हमारी शिक्षा के अंदर लाया गया, ये बातें हमने यहां